बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम लेसन नंबर 27 करने जा रहे हैं, फिल्म मीडिया इन सब कॉन्टिनेंट एंड पाकिस्तान। यानी सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान में फ़िल्म मीडिया का आगाज़ किस तरह हुआ, डेवलपमेंट्स कैसे हुई इस फील्ड में, और मास कम्युनिकेशन में फ़िल्म्स का क्या किरदार रहा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फ़िल्म बेसिकली क्या है? फ़िल्म एक ऐसी टर्म है जो इंडिविजुअल मोशन पिक्चर यानी एक फ़िल्म या मूवी और पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए यूज़ होती है। फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म तारीख़ी तौर पर मोशन पिक्चर्स रिकॉर्ड करने और दिखाने का बुनियादी मीडियम थी। फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म जो वो कैमरास में नहीं होती थी फ़िल्म, ठीक है। तो जिस वजह से मोशन पिक्चर्स जो थी उनको फ़िल्म के साथ ही एसोसिएट कर लिया गया और मोशन पिक्चर्स को फ़िल्म कहा जाने लगा। फ़िल्म के दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि पिक्चर, पिक्चर शो, मूवी वगैरह। और जो पूरी फील्ड है फ़िल्म की उसके भी दूसरे नाम हैं, जैसे कि बिग स्क्रीन, जैसे कि बड़ा पर्दा, सिल्वर स्क्रीन, सिनेमा, मूवीज़ वगैरह। फ़िल्म्स दो तरीक़ों से बन सकती हैं, रियल लोगों और ऑब्जेक्ट्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली ड्रामास और नॉर्मल मूवीज़ वगैरह में होता है, और दूसरा ये कि एनिमेशन और स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना। मोशन का इल्यूजन जो है वो कैसे बनता है, जैसे कि हमने पिछले लेसन में भी ये कंसेप्ट जो है वो पढ़ा था। फ़िल्म असल में बहुत सारी इंडिविजुअल फ्रेम्स यानी अलग अलग तस्वीरों पर मुश्तमिल होती है, और ये तस्वीरें जब रैपिड सक्सेशन के साथ हमें दिखाई जाती हैं, यानी बहुत तेज़ी से एक के बाद एक हमें दिखाई जाती हैं, तो व्यूवर को ऐसे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो मूव कर रही हैं। फ्लिकरिंग जो है वो हमें क्यों नज़र नहीं आती? फ्रेम्स के दरमियान जो एक हल्का सा अंधेरा या गैप होता है उसे फ्लिकरिंग कहते हैं। नॉर्मल तौर पर हमें ये फ्लिकरिंग नज़र नहीं आती क्योंकि हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ द विजन है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का कंसेप्ट हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, यानी आँख का किसी तस्वीर को चंद लम्हों तक याद रखना। यानी जब एक फ्रेम जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है, तो यानी एक इमेज जो है वो अगर हमारे सामने आती है, ठीक है, और फिर वो इमेज गायब हो जाती है, तो वो इमेज जो है वो कुछ टाइम के लिए जो हमारी आँख में वो रहती है, और अभी वो होती ही है कि नेक्स्ट फ्रेम एकदम से आगे आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ना एक कंटिन्यूस मूवमेंट का जो है ना इल्यूजन पैदा होता है, और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पंखा है वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि वो जो है एक गोल सा जो है वो सर्कल बन गया, लेकिन उसके ज़ाहिर ब्लेड्स होते हैं पंखे के, ठीक है, तो वो हमें सेपरेटली नज़र नहीं आते क्योंकि वो बहुत तेज़ी से पंखा जो है वो घूम रहा है। बहुत से लोग फ़िल्म को आर्ट फॉर्म समझते हैं, एक कंप्लीट आर्ट फॉर्म समझते हैं। फ़िल्म जो है वो हमें एंटरटेन करती हैं, एजुकेट करती हैं, हमारी सोच को जो है वो रोशन करती हैं, इनलाइटन करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। सिनेमा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि विजुअल एलिमेंट्स अक्सर ट्रांसलेशन के मुताज नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मूवी में अगर बच्चा रो रहा है या कोई ज़लज़ला दिखाया गया है, ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई आदमी होगा ना, तो वो बगैर किसी लैंग्वेज के वो ये चीज़ समझ लेगा कि ये बच्चा रो रहा है या इस जगह पे कोई तबाही हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कुछ यूनिवर्सल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि अगर एक इंसान गुस्से में है या सैड है या खुश है या हंस रहा है, ठीक है, तो वो बेशक बोल के ना भी बताए, हम उसके एक्सप्रेशंस देख के जो है हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह की सिचुएशन में अभी है, किस तरह की इमोशनल कंडीशन में वो अभी है। तो ये जो है ना एक यूनिवर्सल जो है वो लैंग्वेज होती है, हमें इसके लिए किसी स्पेशल जो है वो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल डबिंग और सबटाइटल्स की वजह से कोई भी फ़िल्म दुनिया भर में देखी जा सकती है। फ़िल्म जो होती हैं वो कल्चर्स को रिफ़्लेक्ट भी करती हैं और उनको अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। यानी जो फ़िल्म्स होती हैं वो स्पेसिफ़िक कल्चर्स में पैदा होती हैं, यानी फ़िल्म्स उस सोसाइटी की वैल्यूज़, उस सोसाइटी की रसूमात, सोच और मसाइल वगैरह को दिखाता है, लेकिन सिर्फ दिखाती ही नहीं है फ़िल्म, उन पर अफेक्ट भी डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी सोसाइटी की फ़िल्म में बार बार एक स्पेशल किस्म का एक कोई जो है ना फ़ैशन दिखाया जाए, ठीक है, तो लोग रियल लाइफ में भी उस फ़ैशन को जो है वो अपनाना शुरू कर देंगे। यानी फ़िल्म जो है वो कल्चर का एक आईना भी है और कल्चर को बदलने वाली एक ताकत भी है, ठीक है।
ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिल्म्स कम टू सब कॉन्टिनेंट। फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने दिसंबर 1895 में पेरिस के ग्रांडे कैफ़े में अपनी शॉर्ट फिल्म्स पब्लिक को दिखाईं। अगले साल यानी 1896 में वो ये नए जो इन्वेंशन थी वो सब कॉन्टिनेंट भी ले आए। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में फिल्म्स का पहला पब्लिक शो हुआ। इस शो में 6 शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई। एंट्री ऑफ सिनेमाटोग्राफ, अराइवल ऑफ द ट्रेन, द सी बाथ, अ डेमोलिशन, लिविंग ऑफ द फैक्ट्री, लेडीज़ एंड सोल्जर्स ऑन द व्हील्स। 18 जुलाई 1896 से मुंबई के नोवेल्टी थिएटर में फिल्म्स रेगुलर बेसिस पर दिखाई जाने लगीं। टिकट की कीमत 4 आना से 1 रुपये तक थी। उस ज़माने में लोगों के लिए मूविंग पिक्चर्स देखना एक बिल्कुल नया और हैरत अंगेज़ तजुर्बा था। राजा हरीश चंद्र और फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। राजा हरीश चंद्र 1913 सब कॉन्टिनेंट की पहली साइलेंट फीचर फिल्म जो दादा साहेब फाल्के ने बनाई। ठीक है, साइलेंट फिल्म यानी जो फिल्म आवाज़ के बगैर थी, और फीचर फिल्म यानी फुल लेंथ वाली फिल्म। ठीक है, इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से ग्रो करने लगी। 1930s तक हर साल 200 से ज़्यादा फिल्म्स बन रही थीं। आलम आरा जो आरदेशिर ईरानी ने बनाई थी वो पहली इंडियन साउंड फिल्म थी और बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। पहली इंडियन साउंड वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। सो इससे यह बात जो है वो वाज़ेह हो गई थी कि ऑडियंस को टॉकीज़ यानी आवाज़ वाली फिल्म्स और म्यूज़िकल्स यानी गानों वाली फिल्म्स जो हैं वो बहुत पसंद हैं। सो इसलिए बॉलीवुड और दूसरी जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने जल्द ही साउंड फिल्मिंग जो है वो अपना ली। 1930s और 1940s जो है वो बहुत ही हंगामा हेज़ जो है वो एक दौर था। सब कॉन्टिनेंट भी उन्हीं मुश्किलात का शिकार हुआ जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में थी, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन यानी शदीद माशी मुश्किलात, वर्ल्ड वार 2, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पार्टीशन की वायलेंस वगैरह। तो कई फिल्म मेकर्स ने इन सोशल और इन पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है ना वो अपनी फिल्म्स का सब्जेक्ट बनाया। तो कुछ फिल्म्स में आज़ादी की स्ट्रगल को जो है वो एज अ बैकड्रॉप फॉर देयर प्लॉट्स यानी अपने प्लॉट्स के लिए अपने जो मूवीज़ का एक बुनियादी जो ढांचा था उसके लिए जो है वो यूज़ किया गया, यानी इन सब्जेक्ट्स पे जो है वो मूवीज़ बनने लगी। 1950s के आखिर तक बॉलीवुड फिल्म्स जो थी वो ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म्स की तरफ मूव कर गई। ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म्स की तरफ कब मूव की? 1950s के आखिर तक। सिनेमा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें थीं रोमांटिक म्यूज़िकल्स यानी रोमांस और गाने वाली फिल्म्स, और मेलोड्रामास यानी बहुत जज्बाती और इमोशनल कहानियाँ। सो उस दौर के मशहूर एक्टर्स में हमारे पास देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर शामिल हैं। अच्छा, अब हम कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक्यूजेशन ऑफ द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? दूसरों के आइडियाज़ या काम को कॉपी कर लेना। ठीक है, सो फिल्म इंडस्ट्री का ये जो है ना एक बहुत ही कंट्रोवर्सी से भरा हुआ इशू रहा है प्लेजरिज्म। जल्द फिल्म बनाने के प्रेशर में और कम बजट्स की वजह से कुछ राइटर्स और म्यूजिशियन जो थे वो हॉलीवुड फिल्म से आइडियाज़ ले लेते, कहानियाँ कॉपी कर लेते, प्लॉट लाइंस जो थे वो उठा लेते वहाँ से, सॉन्ग्स की ट्यून्स वगैरह वो भी कॉपी कर लेते थे। ये उस टाइम पे आसानी से इसलिए हो जाता था क्योंकि तब कॉपीराइट इन्फोर्समेंट के जो लॉज थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। ठीक है, यानी कॉपीराइट के जो कवानीन थे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग थे उन लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता था कि उनका जो मटेरियल है वो कॉपी हो रहा है, क्योंकि वो तो हिंदी उर्दू मूवीज़ वगैरह देखते नहीं थे। और इसी तरह जो सब कॉन्टिनेंट के उस टाइम पे बड़े सही के लोग थे वो भी वेस्टर्न जो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह वो नहीं देखते थे, तो उनको भी नहीं पता चलता था कि हमारे यहाँ जो मूवीज़ हैं वो प्लेजरिज्म जो है हो रही है हमारे यहाँ मूवीज़ में। ठीक है, सो आज कल जो कॉपीराइट लॉज हैं और अवेयरनेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। सो इसीलिए प्लेजरिज्म जो है वो कुछ हद तक कम हो गई है। लेकिन प्लेजरिज्म वाकई बहुत कम हो गई है या नहीं, इस पे अभी भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। अब हम प्री सिनेमा टाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। सिनेमा आने से पहले भी सब कॉन्टिनेंट में लोग विजुअल स्टोरी टेलिंग करते थे, यानी तस्वीरों के ज़रिए कहानी सुनाना। पुराने ज़माने में स्क्रॉल पेंटिंग्स और हैंड ड्रॉन टैब्लो इमेजेस के ज़रिए
एपिक्स यानी पुरानी कहानियों को सुनाया जाता था। स्क्रोल पेंटिंग्स क्या है, यानी लंबे कपड़े या कागज़ पर बनाई गई तस्वीरें, ठीक है। और हैंड ड्रॉन टैब्लो इमेजेस यानी हाथ से बनाए गए मनाजिर। इन कहानियों में ज़्यादातर देवताओं, देवियों और मजहबी और रिवायती किरदार वगैरह जो है वो शामिल होते थे, और साथ में लाइव साउंड्स और नरेशंस भी होती थी, यानी कि वो स्क्रॉल पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रहे होते थे और साथ में लाइव जो है वो बता भी रहे होते थे, ठीक है, कि इनमें क्या हो रहा है। अच्छा, पेंटेड ग्लास स्लाइड्स और लैंटर्न शोज़ भी होते थे, ठीक है। पेंटेड ग्लास स्लाइड्स यानी रंग की हुई जो शीशे की स्लाइड्स थी उनको लैंटर्न के ज़रिए मूव किया जाता था। जब ये स्लाइड्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करती थी तो मूवमेंट का इल्यूजन जो है वो पैदा होता था। यहाँ लैंटर्न से मुराद आम जो कोई लालटेन होती है वो नहीं है, ये एक तरह का उस टाइम की जो है ना प्रोजेक्शन डिवाइस थी, ठीक है, जिसे उस ज़माने में मैजिक लैंटर्न कहते थे। इसमें बेसिकली ये होता था कि अंदर रोशनी होती थी, ठीक है, सामने पेंटेड जो ग्लास स्लाइड थी वो रखी जाती थी और उन स्लाइड्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज किया जाता था। रोशनी स्लाइड से गुजरती थी और तस्वीर दीवार या स्क्रीन पर वो जो स्लाइड वाली जो पिक्चर थी उसको प्रोजेक्ट कर लेती थी। सो जब मुख्तलिफ स्लाइड्स को जो है वो बदला या मूव किया जाता था तो लोगों को लगता था कि ये जो है ना तस्वीर जो चल रही है, एक स्लाइड शो जो है वो चल रहा है, ठीक है। यानी ये सिनेमा का एक पुराना, आप कह सकते हैं कि इब्तिदाई रूप था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज प्रोजेक्टर स्क्रीन पर इमेज दिखता है। तो इससे हम ये बात भी जो है ना कह सकते हैं कि सिनेमा से पहले भी लोग किसी हद तक मूविंग इमेजेस जैसा तजुर्बा जो है वो देख चुके थे। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब लुमियर जो ब्रदर्स थे उन्होंने 7 जुलाई 1896 को वाटसन हॉस्टल में वाटसन होटल में पहला फिल्म शो किया, तो यहाँ के लोग जो थे वो उतना ज़्यादा शॉक नहीं हुए थे जितना दुनिया के कुछ दूसरे मकामात पर लोग हुए थे, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में लोग ट्रेन को स्क्रीन पर अपनी तरफ आते देखकर वो भागना शुरू हो गए थे, वो घबरा गए थे, ठीक है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट के जो व्यूवर्स थे वो इस नए तजुर्बे को कुछ हद तक जो है ना पहले से देख चुके थे, पहले से इस नए तजुर्बे से जो है ना कुछ हद तक फेमिलियर थे, इसलिए वो जो है ना एज सच हैरान नहीं हुए। अच्छा, नेक्स्ट हीरा लाल सेन और उनकी अर्ली फिल्म्स के बारे में पढ़ते हैं। कलकत्ता में हीरा लाल सेन ने क्लासिक थिएटर के कुछ जो स्टेज प्लेस थे उनके सीन्स जो हैं वो फिल्म पर रिकॉर्ड किए, ठीक है। थिएटर पे जो स्टेज पे जो परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी उनको उन्होंने फिल्म्स में रिकॉर्ड किया। ये फिल्म जो थी वो स्टेज के बाद एज अ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन के तौर पर जो है वो दिखाई जाती थी, और उसके अलावा ये उन जगहों पर ले जाती थी जहाँ स्टेज आर्टिस्ट खुद नहीं पहुँच सकते थे। यानी अब रिकॉर्ड हो गई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शहर में अगर स्टेज आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो अब ज़ाहिर है एक चीज़ रिकॉर्ड हुई है तो वो मूवी किसी दूसरे शहर में भी चल सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी लोग अब वो परफॉर्मेंस इजीली देख सकते थे। तो यहाँ लोगों को ये एहसास हुआ कि रिकॉर्डेड इमेजेस एक ही परफॉर्मेंस को बार बार और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकती हैं। तो ये बात परफॉर्मिंग आर्ट्स और एंटरटेनमेंट बिजनेस वालों को बहुत पसंद आई। तो 20वीं सेंचुरी के पहले डेकेड में लाइव परफॉर्मेंसेज और रिकॉर्डेड परफॉर्मेंसेज अक्सर एक ही प्रोग्राम में साथ साथ पेश की जाती थीं। आगे हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस ऑन द सिनेमा। सब कॉन्टिनेंट में सिनेमा पर ट्रेडिशनल आर्ट्स का बहुत गहरा असर था। म्यूज़िक, डांस और पॉपुलर थिएटर तकरीबन 80 साल से पहले ही लोगों में काफ़ी मकबूल थे। इसी वजह से जब सिनेमा डेवलप हुआ तो फिल्म मेकर्स ने नेचुरली सॉन्ग्स और डांस सीक्वेंसेस वगैरह जो हैं वो फिल्म्स में ऐड करना शुरू कर दिए। सो यही वजह है कि आज भी इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म्स में गाने और डांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा समझे जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट लोकल फिल्म शोइंग। राजा हरीश चंद्र पहली लोकल फीचर फिल्म। दादा साहेब फाल्के ने 1912 में अपनी पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र बनाना शुरू की। उन्होंने स्टूडियोज़ बनाए, स्टोरी तैयार की, सेट्स बनाए और शूटिंग स्टार्ट कर दी। ये सब कॉन्टिनेंट की पहली फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म थी। फिल्म 1913 में रिलीज़ हुई और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस जो है वो साबित हुई। फाल्के का ताल्लुक़ एक रिलीजियस हिंदू फैमिली से था, इसलिए उन्होंने फ़िल्म की जो स्टोरीज़ थी उनके लिए अपने पुराने रिलीजियस एपिक्स यानी पुरानी मजहबी कहानियों को चूज़ किया।
इसके बाद उन्होंने कई मिथोलॉजिकल फिल्म्स यानी देवी देवताओं और पुरानी कहानी पर मबनी फिल्म्स जो हैं वो बनाई। इनमें शामिल हैं मोहिनी, भास्मासुर। इस फिल्म में पहली दफ़ा एक औरत ने कैमरा के सामने जो है वो एक्टिंग की थी, कमालाबाई गोखले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लंका दहन, सत्यवन सावित्री, श्री कृष्णा जन्मा और कालिया मर्दान जैसी मूवीज़ शामिल हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रीजनल सिनेमाज़ हैं। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट जो सब कॉन्टिनेंट के रीजन्स थे उनमें फ़िल्म का जो आर्ट है वो किस तरह से आया, किस तरह से फ्लरिश हुआ। साउथ सब कॉन्टिनेंट। साउथ इंडिया की पहली फिल्म कीचका वदाम थी जो कि आर नटराजा मधुअलियर ने बनाई। सो इसकी स्टोरी भी महाभारत से जो है वो ली गई थी। मद्रास में बनी वली थिरुमनाम जो है 1921 को भी ऑडियंस और क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया। बंगाल एक ऐसा रीजन था जो कल्चर और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी सोच और इल्म की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस था, ठीक है। 1917 में बंगाल की पहली फीचर फिल्म सत्यवती राजा हरिश्चंद्र बनी जो फल्के की फिल्म का रीमेक थी। साइलेंट एरा में कलकत्ता में तकरीबन 122 फीचर फिल्म्स जो थीं वो बनाई गईं। कलकत्ता का मादान थिएटर ने 1931 में शीरी फरहाद और लैला मजनू बनाई, ठीक है। इन फिल्म्स में सॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। इनकी सक्सेस ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि सब कॉन्टिनेंट की फिल्म्स में सॉन्ग्स एक मेजर पार्ट बन जाएंगे। 1932 में चंदीदास रिलीज़ हुई जो एक पोइट प्रीस्ट की स्टोरी थी जो एक लोअर कास्ट औरत से मोहब्बत करते थे और सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करते हैं। सो 1935 में देवदास जो है वो बनी जो कि फेमस एक लव स्टोरी थी और इस फिल्म ने कई जनरेशन्स के फिल्म मेकर्स और व्यूवर्स को इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिनेमा स्टार्ट्स टॉकिंग। 1930s के इब्तदाई दौर में इंडियन सिनेमा ने एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी। साइलेंट फिल्म्स की जगह टॉकीज़ आ गई, ठीक है। टॉकीज़ कौन सी होती हैं? आवाज़ वाली फिल्म्स। आलम आरा 1931 जो आरदेशी ईरानी ने बनाई थी वो पहली इंडियन फिल्म थी जिसमें साउंड ट्रैक था यानी रिकॉर्डेड आवाज़ और डायलॉग्स वगैरह थे, ठीक है। इसके बाद फिल्म्स में डायलॉग्स, सॉन्ग्स, म्यूज़िक ये काफ़ी फिल्म्स के जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्से जो है वो बन गए। मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि मुंबई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा जो सेंटर है वो बन गया था जहां बहुत से प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो काम कर रहे थे। 1930s में कई सक्सेसफुल फिल्म्स आईं जैसे कि माधुरी, इंदिरा, MA, अनारकली, मिस फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल। हिंदू कास्ट सिस्टम वाज फर्स्ट टू गेट अटेंशन। जब फिल्म जैसा पावरफुल मैस मीडियम डेवलप हुआ तो सोसाइटी के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ भी फिल्म्स का टॉपिक बनने लगे। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जो है वो एक पुराना जो है वो सोशल इशू है, आज तक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही। कुछ फिल्म मेकर्स ने इस प्रॉब्लम को अपनी फिल्म्स में जो है ना वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इन फिल्म मेकर्स में वी शांताराम का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी फिल्म्स में कास्ट सिस्टम, रिलीजियस इंटॉलरेंसेस वगैरह यानी मजहबी नफ़रत, विमेन राइट्स के हवाले से औरतों के हुकूक, इन जैसे टॉपिक्स को जो है वो उन्होंने अपनी फिल्म में शो किया। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट फिल्म्स हैं अयोध्या का राजा, ठीक है। इस फिल्म से जो है ना उनका जो ये डिस्टिंक्ट जो है स्टाइल है वो नज़र आता है हमें। अमृत मंथन, हिंदू रिचुअल्स में बेवजह के वायलेंस को क्रिटिसाइज़ किया गया इस मूवी में। देन वी हैव धर्मात्मा जिसमें जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी यानी सख्त मजहबी और सोशल रिवायात जो इनक्वालिटी को सपोर्ट करती हैं ना और कास्ट सिस्टम को, इन चीज़ों को इस मूवी में डिस्कस किया। दुनिया ना माने, ये एक यंग औरत की स्टोरी थी जो बहुत ज़्यादा उम्र वाले मर्द से ज़बरदस्ती शादी के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर रही थी, ठीक है। देन वी हैव आदमी, ये उनकी इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से एक थी, ये उनकी काफ़ी जो है फेमस मूवी थी। तमिल सिनेमा के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तमिल सिनेमा ने 1929 में प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल लेना शुरू कर दी जब मद्रास में जनरल पिक्चर कॉरपोरेशन बनाई गई।
पहले जो तमिल फिल्म थी ना वो अक्सर मल्टीलिंगुअल हुआ करती थी, यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में हुआ करती थी, ठीक है, जैसे कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। लेकिन बाद में इन सब रीजन्स में अपने अपने जो है ना फिल्म प्रोडक्शन सेंटर्स खुल गए, ठीक है, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और बंगलोर वगैरह में, ठीक है। साउथ इंडिया की पहली टाकी फिल्म कौन सी थी? श्रीनिवास कल्याणम, जो कि ए नारायणन ने बनाई थी। महबूब खान 40s to 50s एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है। महबूब खान उन फिल्म मेकर्स में से थे जिन्होंने आम लोगों की ज़िंदगी और सोशल प्रॉब्लम्स को अपनी फिल्म्स का टॉपिक बनाया। उनकी फिल्म्स में ड्रामा और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे। उनकी फिल्म रोटी जो है वो सोसाइटी पर एक क्रिटिसिज्म थी। इसमें दो डिफरेंट लाइफस्टाइल जो है वो कंपेयर किए गए। एक तरफ मिलियनियर जो पैसे और पावर के पीछे है, और दूसरी तरफ ट्राइबल कपल यानी जो सिंपल और नेचुरल लाइफ जो है वो गुजार रहा है। जो मिलियनर्स थे ना उनको ट्राइबल कपल ने सेव किया था फ्रॉम एन एयर क्रैश, और ट्राइबल कपल जो था वो इमिग्रेट करके शहर में चला गया था, लेकिन शहर में जो है ना उन्हें अच्छा नहीं लगा, खुशी नहीं हुई, खुशी महसूस नहीं हुई, दोबारा से वो रिटर्न कर गए थे, ठीक है। यानी फिल्म ये दिखाती है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पैसा और पावर होने के बावजूद इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हो। नेक्स्ट क्या हुआ कि महबूब ने अपनी पुरानी फिल्म औरत जो थी उसको दोबारा से बनाया, और इस दफ़ा कलर में बनाया, और इस फिल्म का नाम मदर इंडिया रखा गया। ये काफ़ी फेमस फिल्म थी उस टाइम की। मदर इंडिया बहुत बड़ी सक्सेस बनी और बाद में इसे इंडियन सिनेमा की एक इम्पोर्टेंट एपिक जो है वो फिल्म माना गया। इसकी कहानी राधा नाम की औरत के गिर्द घूमती है जिसका किरदार नरगिस ने निभाया। राधा का शोहर एक्सीडेंट के बाद दोनों बाजू खो देता है और उसे छोड़ देता है। राधा अकेली अपने बच्चों को पालती है और मुश्किल हालात का सामना करती है, ठीक है। उस पर फाइनेंशियल प्रेशर होता है, मनी लेंडर का प्रेशर होता है, यानी कर्ज देने वाले का दबाव होता है, सोशल प्रॉब्लम, ये सब कुछ आते हैं उसके ऊपर। उसके दो बेटे होते हैं, एक बिरजू और एक रामू। जो बिरजू होता है ना वो बागी बन जाता है, ठीक है, रेबल बन जाता है। रामू जो होता है वो काफ़ी फर्माबरदार बेटा रहता है। आखिर में राधा ऐसा करती है कि अपने जो बागी बेटे को, जो बिरजू था, उसको खुद ही वो मार देती है क्योंकि वो उसके नज़दीक जो है वो गलत रास्ते पर चला गया था। सो महबूब खान की जो फिल्म्स हैं उनमें अक्सर हमें पुरानी रूरल लाइफ यानी गांव की ज़िंदगी और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी नई शहरी और कमर्शियल दुनिया के दरमियान एक जो है वो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत प्रोमिनेंट नेम है बिमल रॉय। बिमल रॉय ढाका में पैदा हुए, आज का जो बांग्लादेश है। उन्होंने सिनेमा में कैमरा असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। उनकी पहली जो डायरेक्टेड फिल्म थी उदयर पथे, उन्होंने एक नए स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया जिसे रोमांटिक रियलिज़म कहा जा सकता है, यानी मोहब्बत और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को उन्होंने मिलाकर जो है वो दिखाया। उनकी फेमस फिल्म्स हैं हमारे पास दो बेगा ज़मीन। ये इंडियन सिनेमा की पहली इम्पोर्टेंट फिल्म में से थी जो रूरल पीपल यानी गांव के लोगों के शहरों की तरफ माइग्रेशन और स्लम्स में उनकी मुश्किल ज़िंदगी जो है वो दिखाती है। फिल्म में गरीबी और स्ट्रगल को शो किया गया, लेकिन रॉय ने उम्मीद और इंसानियत का पहलू भी साथ साथ रखा। देन वी हैव इज़ नेक्स्ट मूवी सुजाता। ये फिल्म अनटचेबल अंडर क्लास यानी कास्ट सिस्टम में नीचे समझे जाने वाले जो लोग थे उनके इश्यूज़ पर थी। इसमें एक लड़की की कहानी है जो गलती से अर्बन मिडिल क्लास की दुनिया में जो है वो चली जाती है, यानी शहरी जो दरमियानी तबके के लोग हैं उनकी दुनिया में चली जाती है। देन वी हैव द वन एंड ओनली राज कपूर साहब। सो राज कपूर का जन्म पेशावर में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। वो एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। वो तीनों रोल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में क्लैपर बॉय क्या होता है, शूटिंग के वक्त जो क्लैप बोर्ड होता है उसको हैंडल करने वाला जो असिस्टेंट होता है, उससे उन्होंने करियर स्टार्ट किया और फिर देखें बाद में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 1948 में उन्होंने RK फिल्म बनाई और अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म आग बनाई, ठीक है। सो उनकी फेमस फिल्म्स आवारा, श्री 420। इन फिल्म्स में सोशल रिफॉर्म यानी मुआशरे की बुराइयों को सुधारना और आम इंसान के जो मसाइल थे उनको दिखाया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट ये जो हमारे पास टॉपिक है ना पाकिस्तान में फ़िल्म की हिस्ट्री वगैरह,
ये हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 28, इसमें भी ये टॉपिक यहाँ पर मौजूद है, रिपीट किया गया है। सो ये पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो गया है एंड। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।